है गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट। तो इसका पहला टॉपिक आपको कराता हूँ, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये क्या रहता है? एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंस हाउ टास्क आर डिवाइडेड, रोल्स आर असाइंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर coordinated with a company. It helps in decision making and efficient workflow. इसका मतलब है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है, जैसे कि अपने टास्क को अपना आधे आधे में तोड़ देता है और रोल हर एक के लिए अपना देख लेता है कि ये क्या रोल करेगा क्या नहीं करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है और कोऑर्डिनेट करता है कंपनी के बीच में, मतलब एक मैनेजमेंट रखता है कंपनी के बीच में। तो ये अपना ये क्यों करता है? क्योंकि डिसीजन मेकिंग और एफिशिएंट वर्क फ्लो करे। डिसीजन मतलब एक बराबर डिसीजन निकले और अच्छा वर्क करे, इसलिए अपना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क अपना अपना यूज होता है। ठीक है, अब आपको इसके टाइप्स बता देता हूँ एक बार में। इसके टाइप से अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब रहता है? एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड टास्क। इसका मतलब है कि कंपनी ना अपना, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई टेस्टिंग के लिए वर्क कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई भी एक टेस्टिंग के लिए वर्क कर रहा है, कोड बनाने के लिए, एक डिज़ाइन बनाने के लिए, ऐसे ये एम्प्लॉयज़ को क्या सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप उनका बना देते हैं और उनको टास्क करने का पड़ता है। ठीक है, मतलब अपना वो करना पड़ता है उनका जो वर्क रहता है। एग्जाम्पल आपको एक बताता हूँ, ए सॉफ्टवेयर कंपनी विथ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स, HR। इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर डेवलपर का अपना अलग वो रहता है डिपार्टमेंट, मार्केटिंग वालों लोगों का अलग रहता है, सेल्स वालों का अलग रहता है और HR का अलग डिपार्टमेंट रहता है। तो ये ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको दूसरा कराता हूँ, हेराचियल स्ट्रक्चर। हेराचियल स्ट्रक्चर तो अपना ये क्या रहता है? ए टॉप डाउन स्ट्रक्चर विद ए डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब कि ये टॉप से डाउन तक के, जैसे कि अपना स्कूल के अंदर रहता है HOD, फिर HOD के नीचे रहते अपना लेक्चरर, फिर स्टूडेंट्स आते। तो ये चीज़ ना हायरार्कियल स्ट्रक्चर रहती है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ इसका, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेयर CEO इज एट द टॉप फॉलोड बाय मैनेजर, टीम लीडर एंड वर्कर। जैसे कि कंपनी के अंदर CEO टॉप पे रहेगा, फिर उसके नीचे मैनेजर रहेंगे, फिर उसके नीचे टीम लीडर रहेंगे, फिर उसके नीचे वर्कर्स रहेंगे। तो ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब आपको बताता हूँ मैं फ्लैट स्ट्रक्चर। तो ये क्या रहता है? फीवर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन। इसका मतलब रहता है कि नई कंपनी के अंदर कैसा रहता है कि एम्प्लॉय भी डायरेक्ट CEO से बोल लेता है, वो रहता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, स्टार्टअप्स वेयर एम्प्लॉयज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द CEO इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग थ्रू मल्टीपल मैनेजर। इसका मतलब है कि जैसे एक नई कंपनी के अंदर एम्प्लॉय डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं CEO के साथ। ठीक है, बिना कोई इंस्टेड थ्रू कम्युनिकेटिंग अपना मैनेजर के बोलने के बाद नहीं, हमको डायरेक्ट हम CEO से बात करेंगे बिना मैनेजर के कांटेक्ट में आए हुए। जैसे फ्लैट स्ट्रक्चर वर्क करता है। ठीक है, अब आपको समझाता हूँ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर रहता है, एम्प्लॉयज रिपोर्ट्स टू मल्टीपल मैनेजर फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट। एक एम्प्लॉय ना डिफरेंट अपना प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करता है, तो इसको बोलेंगे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अपना मतलब जैसे कि एक एम्प्लॉय ना वर्क करेगा मैनेजर्स के साथ अपना डिफरेंट प्रोजेक्ट पर, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ए टेक कंपनी वेयर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क अंडर बोथ प्रोडक्ट मैनेजर एंड टेक्निकल लीडर। इसका मतलब है कि अपना एक कंपनी के अंदर ना एक प्रोडक्ट मैनेजर, जो प्रोडक्ट रहते हैं कंपनी के, उसको मैनेजर के साथ ये वर्क भी करेगा और साथ साथ जो टेक्निकल कोडिंग वाला रहता है लीडर, उसके साथ भी वर्क करेगा। जैसे एक ही पर्सन दो चीज़ के साथ कर रहा है, तो उसको बोलेंगे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको बताता हूँ टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टीम्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि वर्क को ना तो टुकड़ों में करके डिपार्टमेंट्स के बीच में बांट दिया जाता है कि वो अच्छे से काम हो। एग्जांपल बता दो आपको, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेयर अ टीम हैंडल्स डिफरेंट क्लाइंट रादर देन बीइंग अ फिक्स्ड रोल। इसका मतलब है कि मार्केटिंग टीम के अंदर ना डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए अपना एक रोल कर दिया गया है, हैंडल एक टीम बना दी गई है, तो उनको ही करेंगी, ना कि एक ही टीम सबको समझाएंगी। तो एग्जाम्पल है इसका टीम बेस्ड स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है
रिक्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट। इसका मतलब क्या रहता है? रिक्वायरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, सिलेक्टिंग, हायरिंग सुटेबल एम्प्लॉयज, वाइल टैलेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग देम फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। इसका मतलब रहता है रिक्वायरमेंट ना एक प्रोसेस रहती है जहाँ पर ना अपना फाइंड करते, सिलेक्ट करते और हायर करते जो अच्छे एम्प्लॉय रहते हैं, मतलब कि स्टूडेंट जो जॉब के लिए लगना चाहते हैं तो उनको फाइंड करते और उनको ना अपना जॉब देते, तो रिक्वायरमेंट में आता है। और मैनेजमेंट क्या रहता है? जो अपना ट्रेनिंग और रिटेनिंग करता है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि जो ट्रेनिंग देता है और जो मतलब ट्रेनिंग देके वापस अपना, जैसे कि अपन सेल करते तो वापस उसकी मैनेजमेंट देखना, तो रिटेनिंग उसको बोलेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए उसको बोलेंगे मैनेजमेंट फॉर टैलेंट। ठीक है, अब आपको टाइप्स बता दो उसके क्या रहते हैं। इंटरनल रिक्वायरमेंट क्या रहता है? हायरिंग फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कंपनी के अंदर से ही हम प्रमोशन देते रहते हैं ना, और एक ट्रांसफ़र होते रहता है कि यहाँ से तुम प्रमोट होकर दूसरी जगह तुम ट्रांसफ़र होकर तुम बड़ी पोस्ट पे जाओगे, तो ऐसा रहता है। इसको बोलेंगे इंटरनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, अ कंपनी प्रमोट्स एंड एम्प्लॉय फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर टू मैनेजर। एक कंपनी ना जैसे एम्प्लॉय को जो असिस्टेंट मैनेजर है अभी फिलहाल में उसको मैनेजर बना देती है, इसको बोलेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब आपको बताता हूँ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। जो कंपनी के बाहर से न्यू डेवलपर उनको बुलाते हैं ना, उनको बोलेंगे हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एग्जांपल बताता हूँ, एक कंपनी पोस्ट अ जॉब वैकेंसी ऑन लिंक्डइन टू अट्रैक्ट न्यू टैलेंट। इसका मतलब है कि जैसे एक कंपनी ने लिंक्डइन पे वैकेंसी डाली कि हमको इतने लोग चाहिए, ये लैंग्वेज है, ये चीज़ पर, तो न्यू लोग अट्रैक्ट होंगे और उनका टैलेंट बताएंगे, तो ये रहता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कैंपस रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या रहता है ये? हायरिंग फ्रेश ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो जो नए लोगों ने अभी उनकी डिग्री पूरी करी है उनको बुलाते हैं कैंपस के थ्रू। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहता है? अ सॉफ्टवेयर कंपनी विजिट अ यूनिवर्सिटी टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर एंट्री लेवल जॉब्स। इसका मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने यूनिवर्सिटी में जाके देखा कि कौन से लोग अपने बच्चों उनके काम के जो उनके एंट्री लेवल मतलब जो अपना अभी अपना स्टार्टअप के लिए अच्छे हैं, उनकी जॉब उनको जो दे सकते हो, तो ये रहता है कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट कराता हूँ फ्रीलांसर एंड कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग। इस हमने ये क्या रहता है? हायरिंग टेम्प्रेरी वर्कर्स फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। इसका मतलब रहता है कि एक टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट के लिए वर्कर को, जैसे कि हमें कुछ भी काम कराना हमारे घर में छोटा सा, तो हम कोई भी मजदूर को काम देंगे कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रीलांसिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ, बिजनेस हायर्स अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर 3 मंथ प्रोजेक्ट। एक कंपनी ने तीन मंथ के लिए ग्राफिक डिजाइनर को बुलाया उसका एक काम करने के लिए, बस 3 महीने के लिए वर्क करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रीलांसर एंड कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग। ये जो पैसे देके और सीधा उनका काम कराते हैं। ठीक है, और टेम्प्रेरी रहता है ये। ठीक है, आपको बताता हूँ एम्प्लॉय रेफरल्स क्या रहता है? हायरिंग थ्रू रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जैसे कि कोई भी कंपनी में जॉब कर रहा है, उनने रिकमेंड करा कि मेरा फ्रेंड ये काम करता है, वो करता है, तो आप कंपनी में लेके देखो अच्छा वर्क करेगा, तो रिकमेंडेशन से आता है ना, रेफरल से हो, तो उसको बोलेंगे एम्प्लॉय रेफरल। इसका एक एग्जांपल बता दो, ए एम्प्लॉय रेफर्स अ फ्रेंड्स फॉर अ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब फॉर द कंपनी हायर्स देम। जैसे कि कोई कंपनी में हायरिंग चालू है, तो अपना एक जो अभी काम कर रहा है कंपनी के अंदर एम्प्लॉय, वो बोलेगा कि मेरा फ्रेंड सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब में अच्छा कर लेगा, तो कंपनी उसको हायर करती है, देखती है उसका जो जॉब का वो देखती है सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसे रहता है एम्प्लॉय रेफरल्स। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसकी डेफिनेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंश्योर बिजनेस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। एक फाइनेंशियल कंपनी ना एक मैनेजमेंट देखेंगी, जिसे फाइनेंशियल एक मैनेजमेंट होगा हमारी कंपनी का, जो प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और कंट्रोल करेंगे हमारी फाइनेंशियल को, कि हमारा बिजनेस ना स्टेबल रहे, कभी गिरे नहीं नीचे और ग्रोथ ही हो उसकी।
ठीक है। तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट यहाँ ये रहता है, ठीक है। इसके टाइप्स का रहते हैं बजटिंग, ठीक है। इसका मतलब रहता है प्लानिंग इनकम एंड एक्सपेंसिव टू कंट्रोल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब रहता है कि कंपनी की इनकम प्लान करता है, ठीक है, और उसके जो एक्सपेंसिव जो रिसोर्सेज है उसको ना फाइनेंस अपना एक्सपेंसिव रिसोर्सेज है ना उसको कंट्रोल करता है ये, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल इसको बताता हूँ आपको। ए कंपनी सेट्स अ मंथली बजट ऑफ 10 लाख रुपीज फॉर ऑपरेशंस एंड सैलरीज। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी के अंदर, ये कंपनी के अंदर एक वर्क हो रहा है जो 10 लाख रुपए इसने सोच के रखा है कि इतना ही वर्क, इतना ही खर्चा होगा, इसके नीचे नहीं होगा ना ऊपर होगा, और इतना ही इसके ऑपरेशन में ही वर्क होगा और ये सैलरीज भी देंगे इसमें से ही हम, ठीक है। तो ये रहता है बजटिंग, ठीक है, कि बजट बना के रखा है, इसके ऊपर जाएंगे नहीं ना नीचे जा सकते हैं, ठीक है। इसका आपको बताता हूँ नेक्स्ट टाइप कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या रहता है मॉनिटरिंग मनी कमिंग इन रेवेन्यू एंड आउटगोइंग एक्सपेंसिव। इसका मतलब है कि वर्क फ्लो क्या करता है, मॉनिटर करता है कितना पैसा हमारे जा रहा है रेवेन्यू में और कितना पैसा आ रहा है हमारे को, मतलब कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम कैश फ्लो मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपको एग्जांपल बताता हूँ। रिटेल स्टोर ट्रैक्स डेली सेल्स एंड इंश्योर देयर इज ईगो कैश टू रिस्टोर प्रोडक्ट। इसका मतलब रहता है कि एक रिटेल शॉप है वो देखती है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं और कितना पैसा बचा रहे हैं और कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आएगा आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये क्या रहता है, मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन टू ग्रो बिजनेस वेल्थ। ये रहता है कि अपना फाइनेंशियल ये डिसीजन लेता है कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रोथ करेंगे और अच्छा चलेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है स्टार्टअप्स इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि जो भी नई चीज़ें निकल रही है उसके अंदर ही अपने टेक्नोलॉजी के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे, जिससे ना उनको अपना प्रोडक्शन उनका इम्प्रूव होगा और एक एफिशिएंसी भी बनेगी उनकी, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है डिबेट मैनेजमेंट। क्या रहता है, हैंडलिंग लोन्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। इसका मतलब रहता है कि डिबिट मतलब क्या रहता है, हैंडल करता है लोन्स को और फाइनेंशियल जो भी चीज़ें रहती है ना उसको ये अपना मैनेज करता है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम डेबिट मैनेजमेंट। एग्जांपल क्या इसका है, कंपनी टेक्स अ बिजनेस लोन एंड रिपेज इट इन इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब है कि कोई भी एक कंपनी जैसे लोन लेती है, उसका जो वर्क करती है उसके ऊपर लोन लेती है वो अपना कोई भी लोग अपना पर्सन से या कंपनी से, तो वो उसको ना रीपे करती है मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे उसने 10 लाख का लोन लिया तो मंथ के अंदर 1 लाख रुपए देंगी तो 10 मंथ के अंदर देंगी वो, तो ऐसा डिबेट मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। अब रहता है नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है इसका, तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट। क्या है ये, ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस टू मेजर सक्सेस। ये ना जो देखता है कि इनकम कितनी आ रही है और हम कितना खर्च कर रहे हैं, तो ये ना उससे ना देखता है कि हमने कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना अच्छा चल रहा है हमारा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ए रेस्टोरेंट एनालाइज इट्स बिजनेस अर्निंग एंड लॉस टू डिसाइड ऑन मेन्यू प्राइसिंग। इसका मतलब है कि एक रेस्टोरेंट देखता है और बताता है अपना कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, तो फिर ना उसके हिसाब से वो मेन्यू का प्राइस देखता है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं रखता ना कम रखता है। तो इस तरीके से अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट वर्क करता है। तो ये टाइप थे इसके फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है आपका मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में 4th और 5th चैप्टर कराऊंगा आपको लास्ट यूनिट, तो उसके लिए अब मेरे चैनल पे जाके देखकर इसके नोट्स में टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जाके देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।